हेलो दोस्तों, स्टडी विद ईज पे आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। तो क्या है भारत की राज्य व्यवस्था? तो इसका मतलब क्या होता है वह भारत पर राज करने की व्यवस्था। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए भारत की व्यवस्था तो समझ में आती है, लेकिन भारत राज्य की व्यवस्था क्या होती है? तो इससे पहले समझते हैं व्यवस्था से पहले कि ये राज्य का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो राज्य का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है कि राज्य होने के लिए या राज्य कहलाने के लिए किसी भी देश के पास क्या होना चाहिए? भूमि होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। तो भाई भूमि क्या है, जनसंख्या क्या है, सरकार क्या है और संप्रभुता क्या है? तो सभी को पता होगा भाई कि भूमि क्या होती है, जनसंख्या क्या होती है, सरकार क्या होती है और संप्रभुता। हाँ, संप्रभुता क्या होती है? चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये संप्रभुता क्या होती है। तो संप्रभुता से सीधा-सीधा मीनिंग ये निकलता है कि हमारी इच्छा, कि हम अपनी इच्छा से कुछ कर पाते हैं या नहीं, या हमें अपने निर्णय लेने में किसी से पूछना पड़ता है। ठीक है, हम अपने बारे में फैसले ले सकते हैं, हम सक्षम हैं कि नहीं है। इन सभी को अगर हम खुद से ले सकते हैं बिना किसी दूसरे की परमिशन लिए बिना, उसी को हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं क्या भारत एक राज्य है। वैसे तो भारत एक राज्य है, तो चलिए देख लेते हैं क्या भारत के पास राज्य है या भी नहीं। तो भारत के पास उसकी खुद की भूमि है। हाँ है भाई, भूमि है, बहुत भूमि है। भारत के पास जनसंख्या है। हाँ है भाई, 130 करोड़ जनसंख्या है, बहुत ज्यादा हो रखी है। और सरकार सरकार तो है ही है भाई, देख रहे हैं सेंटर पे मोदी जी की सरकार है, सभी को पता है। अब आते हैं लास्ट में संप्रभुता। तो क्या भारत के पास संप्रभुता है? तो हाँ भाई, भारत के पास संप्रभुता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या भारत को अगर इसराइल से हथियार खरीदने होते हैं तो क्या इसको यूएसए से परमिशन लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है? नहीं भाई। अगर भारत सरकार चाहे, अगर उसे हथियार चाहिए, तो वो इजराइल से सीधे हथियार खरीद सकती है। उसको यूएसए की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हमारे पास अपने स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता है, यानी कि हमारे पास संप्रभुता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है। ठीक है, अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है कि राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है भाई? कि राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र का सीधा संबंध होता है आपके समाज से जुड़ाव से, समाज से जुड़ाव के। ओके, तो समाज से जुड़ाव कैसा होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो समाज से जुड़ाव होता है तीन तरह से। आप उसमें भाषा की तरह भी जुड़ एक हो सकते हैं, धर्म से भी एक हो सकते हैं, या संस्कृति के बिहाफ पे एक हो सकते हैं। ये क्या होता है भाई, राष्ट्र क्या होता है? तो जैसा कि हम आज दिन न्यूज में सुनते रहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। तो कैसे, तो कैसे समझेंगे कि भारत एक राष्ट्र है? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें कि भारत में विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, चाहे यहाँ पे हिंदू रहते हो, मुस्लिम रहते हो, सिख रहते हो, ईसाई रहते हो, लेकिन आज सभी लोग एक देश में रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, भाईचारे की भावना है सभी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र है। इसका सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल समझें कि राष्ट्रवादी कोई देश कौन सा है, तो अगर आपको याद हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर ने यहूदियों पे बहुत अत्याचार किए थे। ठीक है, उनको भगा भगा के मारा था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन 1948 में एक देश का जन्म होता है जिसका नाम है इजराइल। जिसका नाम क्या है? इजराइल। और आपको आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, इजराइल एक यहूदियों से बना हुआ देश है। तो जब वो देश बना तो वहां पे जहां जहां पे दुनिया के जिस कोने में भी यहूदी थे, वो वहां से छोड़ करके इजराइल पहुंचने लगे। तो एक तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो इजराइल किस बिहाफ पे बना है? एक समाज के जुड़ाव से ही तो बना है हमारा इजराइल। कह सकते हैं कि नहीं? वैसे यहूदी क्या है? एक जाति, धर्म और संस्कृति, ये तीनों के बिहाफ पे जुड़े हुए हैं। तो इजराइल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है राष्ट्र होने का, राष्ट्रवादी होने का। ठीक है, अब आते हैं संविधान। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? संविधान। तो संविधान क्या होता है भाई? तो संविधान की जरूरत क्या पड़ी? तो संविधान होता क्या है, पहले सबसे इसके बारे में जानते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग साइंस से, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन को वैधता प्रदान करता है जब तक वह शासन उसके अनुसार चल रहा है। ठीक है, तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन को वैधता प्रदान करता है जब तक वह शासन इसके अनुसार चल रहा है। इसके अनुसार मतलब संविधान के अनुसार चल रहा हो। ठीक है, वैसे तो देखा जाए संविधान क्या है? संविधान एक किताब है भाई। देखा जाए तो क्या है? संविधान एक किताब है। लेकिन
किताब होने के साथ साथ ये भारत की सर्वोच्च विधि है, या किसी भी देश को चलाने की सर्वोच्च विधि, यानी कि रूल बुक कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? इसको हम रूल बुक कह सकते हैं, ये वो है। ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया कि ये शासन के इसके अनुसार, यानी कि शासन को चलाने की एक वैधता प्रदान करता है, या शासन को चलाने के लिए रूल बनाता है। तो ये शासन क्या होता है? तो शासन होता है हमारा, शासन के कुछ अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। सेकंड होता है कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड होता है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बारे में हम किसी अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ही समझते हैं कि ये शासन के अंग कौन कौन से होते हैं। 3 अंग होते हैं मेन: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर हम इन शॉर्ट समझे कि इनके वर्ग क्या होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, तो विधायिका का काम होता है विधायक, यानी कि विधेय बनाना, यानी कि कोई रूल बनाना। कार्यपालिका उसको लागू करवाती है और न्यायपालिका उसको बचाता है कि अच्छे से उस पर लागू हो सके चीजों पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना। अब आते हैं कि हमारी जो संविधान है, संविधान बना कैसे है। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान बना कैसे। तो आइए समझते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय राजनेता ने की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो भारतीयों की तरफ से प्रतिनिधि करती थी ब्रिटिश सरकार में, जिसमें कांग्रेस की पार्टी में भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिशर्स भी हुआ करते थे। इसलिए कांग्रेस की जो स्थापना का श्रेय है वो किनको जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? A.O. ह्यूम भी कहते हैं। ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि भाई, जब हमारे जो राजनेता थे जो कांग्रेस पार्टी में थे, इन्होंने 1885 से लेके 1929 तक, कब से कब तक लेके 1885 से लेके 1929 तक, कहां से कहां तक? 1885 से 1929 तक स्थानीय स्वायत्ता की मांग रखी। अब ये स्थानीय स्वायत्ता क्या होती है, पहले समझते हैं, इसको समझ लेते हैं कि स्थानीय स्वायत्ता होती क्या है। क्या स्थानीय स्वायत्ता ये क्या होती है? तो भाई, जब अगर आपको याद हो कि जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेसियों ने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये काफी रूल्स वगैरह फॉलो करते थे। मतलब इन्होंने कांग्रेसियों ने देखा कि लंदन में अंग्रेजों ने अपना बहुत ही अच्छा सा सुविधाएं बना रखी हैं, लोगों को सुविधाएं दे रखी हैं, खाने पीने, चलने की, अपनी बात रखने की, हर चीज की उन्होंने व्यवस्था कर रखी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बना रखा है। तो भारतीयों को ऐसा लगा कि हम इनके अंडर में काम करेंगे तो ये यहाँ भी वही रूल लागू करेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ पे जो कार्य होते थे, जैसे क्या नाम है, केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे जो आज की डेट में कार्य होते हैं, वैसे पहले भी हुआ करते थे। तो 2 तरह के कार्य होते थे, एक होता था हस्तांतरित और एक होता था आपका आरक्षित। ठीक है। तो हस्तांतरित कार्य किनको दे रखे थे? भारतीयों को दे रखे थे। ठीक है। यानी कि इंडियंस को दे रखे थे। कौन से कार्य? जो आपके हस्तांतरित, किनको दे रखे थे? इंडियंस को दे रखे थे। ठीक है। और आरक्षित जो कार्य थे वो किसके पास थे? वो ब्रिटिशर्स के पास थे। ओके, वो किसके पास थे? ब्रिटिशर्स के पास थे। तो ये होते क्या थे हस्तांतरित और आरक्षित कार्य? तो आरक्षित कार्य ऐसे होते थे जिनमें भारतीयों को पैसा लगाना पड़ता था, और आरक्षित कार्य ऐसे होते थे जहां से पैसे की वसूली होती थी। तो पैसे की वसूली भाई कहाँ से होगी? जैसे हो गया आपका कर हो गया, सबसे बड़ा कर हम देखा जाए, कर का पैसा कहाँ से आता है? तो करों से आता है, भू राजस्व। ये सब किसके अंडर में था? ये सब था आपके ब्रिटिशर्स के अंडर में। और भारतीयों को दे रखे थे हस्तांतरित, यहाँ पे जहाँ पे पैसा लगाना होता था, जैसे सड़कें बनवाना, कुएं खुदवाना, नालियां बनवाना, अस्पताल खुलवाना, विद्यालय खुलवाना, स्कूल खुलवाना, कॉलेजेस खुलवाना, ये सारे के सारे काम किसको दे रखे थे? भारतीयों को। तो सीधा सीधा यही था भाई, पैसा खर्च होता था लेकिन पैसा आता नहीं था। और ब्रिटिशर्स क्या थे? उनके हाथ में ऐसे ऐसे वर्क थे जहां सिर्फ पैसा आ ही रहा है, जा ही नहीं रहा है। ठीक है। इसी वजह से भारतीय परेशान होकर के भाई 1885 से लेके 1929 तक, यानी कि लगभग लगभग पूरे पूरे कितने 10 और आपका कितना ले लें 45 साल तक क्या किसकी मांग रखी गई? स्थानीय स्वायत्ता की। लेकिन फिर 26 जनवरी 1930 को, कब?
26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इस दिन पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्णतः आजादी की मांग रखी गई ब्रिटिशर्स के सामने। ठीक है, इसके बाद आया 1942 में क्रिप्स मिशन। इसका उद्देश्य क्या था? सबको मालूम है क्रिप्स मिशन आया था। इसका उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, क्या था? अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, तो इसी के तहत गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को बंबई में एक अधिवेशन रखा। 9 अगस्त 1942 को बंबई में एक अधिवेशन रखा, जिसके तहत उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। क्या शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। तो ये किया गया था बंबई अधिवेशन के तहत। ओके, कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। अच्छा भाई, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ी उस पे हुआ था। हो सकता अगर ये अच्छे से संपन्न होता तो उसी दिन हमारा देश आजाद हो जाता 1942 में। लेकिन कुछ घूसखोरों ने क्या किया, अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स को जाके ये बात बता दी थी कि सर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसके तहत ब्रिटिशर्स थे वो सजग हो गए थे और उन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं को क्या किया, जेलों में डाल दिया, जिसको हम कहते हैं जीरो आवर ऑपरेशन। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही जीरो आवर ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके तहत बड़े बड़े राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ओके, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? डू और डाई, यानी कि करो या मरो। ओके, 1942। तो ये तो हो गया था। देन उसके बाद आता है मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन था, अगर कह सकते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन था। 1946 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। इसमें 3 लोग भारत आए थे। इसमें कौन कौन भारत आए थे? इसमें 3 लोग भारत आए थे। कौन कौन? एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स आ चुके थे क्रिप्स मिशन में, उन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन पड़ा था। तो 3 लोग भारत आए थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड क्रिप्स। जिनमें से पैथिक लॉरेंस जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे, क्योंकि ये उस समय के भारत सचिव थे, यानी कि इंडियन अब क्या कहते हैं इसको, भारतीय सचिव को इंडियन सेक्रेटरी थे उस समय के। ठीक है, और ये एक पहला ऐसा मिशन था जिसमें पाकिस्तान अलग बनाने की मांग पर बात कही गई थी। क्योंकि भाई जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उसी समय से पाकिस्तान अलग बनाने की मांग उठने लगी थी, लेकिन कभी भी किसी भी मिशन ने जो कि भारत आया, यानी ना ही आपके क्रिप्स मिशन ने, ना ही वेवल योजना ने, कभी किसी ने पाकिस्तान को लेकर के कभी बात ही नहीं करी थी। लेकिन ये हमारा एक पहला ऐसा मिशन था जिसमें पाकिस्तान को अलग बनाने की मांग पर बात रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद इसमें ये कहा भी गया किनके थ्रू, आपके पैथिक लॉरेंस के थ्रू, कि पाकिस्तान एक अलग राज्य यानी कि एक अलग देश बनाया जाएगा। ठीक है, और इसी मिशन के तहत संविधान सभा के लिए सीटों को डिक्लेयर करा गया। इसी मिशन के तहत संविधान सभा के लिए सीटों को डिक्लेयर किया गया। भाई सारा का सारा चल किस लिए रहा था कि संविधान सभा बने। भाई हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, यानी कि पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि अब ये देश सिर्फ हमारे बनाए रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलना चाहिए। यहाँ जो भी नियम कानून लागू होंगे वो भारतीयों के बनाए हुए होंगे। ठीक है, तो उसी के तहत संविधान सभा का निर्माण के लिए बात उठी। भाई संविधान कैसे बनेगा, उसके लिए संविधान सभा होगी ना। तो भाई संविधान कौन बनाता है? तो संविधान सभा पूछा जाता है कि भाई संविधान किसने बनाया? तो संविधान हमारी संविधान सभा ने बनाया। तो भाई संविधान सभा के गठन के लिए भाई बात उठी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसी मिशन के तहत संविधान सभा के गठन के लिए सीटों को डिक्लेयर कर दिया गया। तो कुल कितनी सीटें डिक्लेयर करी गई? तो 389 सीटें डिक्लेयर करी गई। ठीक है, कितनी? 389, जिसमें से 296 सीटें आपकी किसकी थी? 296 सीटें आपकी किसकी थी? ब्रिटिश प्रांत की थी। किनकी थी? ब्रिटिश प्रांत, यानी कि जिन पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। और आते हैं 93 बची हुई जो थी वो देसी रियासतें थी, जहां आज भी मतलब उस समय के समय मतलब राजा महाराजाओं का राज चलता था। ठीक है भाई, इतनी सीटें बुक कर दी गई। उसके बाद भाई चुनाव हुआ कि संविधान सभा बनाने के लिए भाई चुनाव हुआ कि कांग्रेसी रहेंगे या मुस्लिम लीग। तो चुनाव किया गया। तो चुनाव कब हुआ? 1946 जून, यानी कि जून 1946 को क्या हुआ? चुनाव हुआ।
ठीक है। इस चुनाव का जो रिजल्ट था वो कब आया? इस चुनाव का आपका रिजल्ट आया 16 अगस्त 1946। ठीक है। इस चुनाव का जो रिजल्ट था वो कब आया? 16 अगस्त 1946। इस चुनाव में इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटों से जीत हासिल हुई, जिसमें से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73 सीटें मिली। ओके। मुस्लिम्स को कितनी मिली? 73 सीट्स मिली। ठीक है। अब भाई मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, जिसमें मुस्लिम दावा करता था मुस्लिम लीग कि हमें बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो ऐसा हुआ नहीं। तो जो मुस्लिम लीग थे आपके, वो इतना गुस्सा गए थे कि उन्होंने उसी दिन से, किस दिन से याद रखिएगा ये डेट, 16 अगस्त 1946, इसी दिन से इन्होंने, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी थी। किसकी? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी थी। और इसी दिन से पूरे भारत देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे, जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी। वैसे तो कहते हैं कि हाँ कुछ ही लोग मरे थे, लाख 1.5 लाख, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आपका दंगे थे पूरे 1 साल तक चले थे। कब तक चले थे? 16 अगस्त 1946 से लेके 14 अगस्त 1947 तक ये दंगे चले थे। दैट मीन्स पूरे 1 साल लगभग, जिसमें करोड़ों लोग मरे थे। और इस 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राज्य यानी कि एक अलग देश बना दिया गया, और यानी कि यहाँ से हमारे भारत का बंटवारा हो गया। ठीक है। अब ये सब तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हम चुनाव कब जीते थे? 16 अगस्त 1946 चुनाव जीत गए। कौन जीता? भाई कांग्रेस जीती। तो हमारा कांग्रेस हुई, और नवंबर में हुआ हमारा संविधान सभा का गठन। क्या हुआ? नवंबर 1946 में क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो हमारी पहली बैठक कब हुई थी? ये पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन आपका नवंबर में हो गया था, लेकिन पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946, जिसके अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट नहीं थे तुम्हारे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि भाई अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को बनाए गए थे पहली बैठक में, और राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में बनाए गए थे। फिर इसकी तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। कब होती है? 13 दिसंबर 1946। ठीक है। जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके। अब यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, जिसको आज हम जानते हैं ना, हमारी जो प्रस्तावना है वो यहीं से बनी थी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना का फॉर्म दिया गया था। ठीक है। अब आते हैं चौथी बैठक, यानी कि 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया। कहां से? संविधान सभा से। ठीक है। संविधान सभा से उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया या पास कर दिया गया, और यही हमारी उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान का जो प्रस्तावना है वो बनी। ठीक है। अब आते हैं 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। कब बनके तैयार हो गया? इस डेट को याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। यहाँ से बहुत पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछता है कि हमारा संविधान किस दिन बनके तैयार हुआ। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। ठीक है। सभी को याद रहेगा कब बनके तैयार हो गया हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अब आते हैं कि भाई जब 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, लेकिन हम पढ़ते हैं क्या कि हमारा संविधान कब बनकर लागू हुआ? देखो, बनकर तैयार होने में और लागू होने में 2 अलग अलग बातें हैं। हमारा संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को था, लेकिन लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुई थी, आइए उनको देखते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को
किस दिन? 26 नवंबर 1949 को इस दिन 4 प्रावधान लागू किए गए थे। कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए थे? 4। कौन कौन से? पहला है नागरिकता, दैट मीन्स सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। दूसरा है निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, एंड थर्ड है आपका अंतरिम संसद यानी कि लास्ट पार्लियामेंट, और फोर्थ है आपका संविधान के अस्थायी प्रावधान, दैट मीन्स इम्परमानेंट या टेम्परेरी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टेम्परेरी प्रावधान कौन से होंगे भाई? वही जिनको बाद में हम सुधार सकें या हटा सकें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आगे आते हैं। याद रखिएगा ये जो है प्रावधान लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन इस दिन हमारी संविधान सभा की आखिरी बैठक नहीं हुई थी। ये चीज याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को सिर्फ और सिर्फ संविधान बनकर तैयार हुआ था, हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक नहीं हुई थी। आखिरी बैठक कब हुई थी? आगे हम पढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 यानी कि 24 जनवरी 1950, यह दिन या यह डेट को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। कब हुई थी? संविधान सभा की आखिरी बैठक पूछा जाता है कब हुई थी? संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। अब इस दिन भी 4 काम किए गए थे। कौन कौन से 4 काम किए गए थे? अगर आप ध्यान से देखें 4 काम कौन से थे, तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने थे, यानी कि घोषित किया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो राष्ट्रगान है, कौन है? राष्ट्रगान जन गण मन, वो भी 24 जनवरी 1950 को लिया गया था या इसको माना गया था, ठीक है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रगान कब बना? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और हमारा राष्ट्रीय गीत भी, दैट मीन्स वंदे मातरम, ये भी हमारा 24 जनवरी 1950 को बनाया गया, ओके। तो 24 जनवरी 1950 को भी 4 चीजें हुई, जिसमें से पहला था इस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। याद रखिएगा, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। और हमारा राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रीय गीत यानी कि जनगण मन और वंदे मातरम, इन दोनों को भी 24 जनवरी 1950 को ही लिया गया था या बनाया गया था, ठीक है। अब आते हैं 26 जनवरी 1950, जिसको हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक है। 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम कहते हैं कि हमारा संविधान पूरी तरह से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। किसको? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, ओके। याद रखिएगा, हमारा संविधान संपूर्ण भारत पे लागू था, बस जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ क्यों? क्योंकि उसमें भाई उस समय प्रॉब्लम चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहा था जम्मू कश्मीर को लेके, इसलिए वहां पे ये संविधान लागू नहीं हुआ था। लेकिन अब तो हाल ही में संपूर्ण भारत पे, अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है संपूर्ण भारत पे, इवन जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर लें तो जम्मू एंड कश्मीर पे भी हमारा जो संविधान है पूरी तरह से लागू हुआ, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, संविधान में भी 2 चीजें होती हैं। संविधान में भी क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। एक होता है मूल संविधान और एक होता है वर्तमान समय में जो संविधान है। मूल संविधान वो संविधान होता है जिसमें अभी तक एक भी संशोधन ना हुए हो। तो मूल संविधान हमारा देखा जाए तो कब का होगा? वो 1950 का ही होगा, जो उसमें ओरिजिनल बन के तैयार हुआ था, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा, ये 2 टर्म बहुत आते हैं। एक आता है संविधान, तो वो जो संविधान शब्द आता है उसमें हमारे सारे के सारे संशोधन निहित होते हैं, यानी कि होते हैं। और जो मूल संविधान होता है, तो मूल संविधान इसलिए लिखा जाता है कि इससे ये पता चले कि इसमें अभी ये उस समय के संविधान की बात कर रहा है जिस समय संविधान में किसी भी तरह का कोई भी संशोधन नहीं किया गया था, ठीक है। जिस समय संविधान में किसी भी तरह का कोई भी संशोधन नहीं किया गया था, तो उस समय के संविधान को हम मूल संविधान कहते हैं। और जो सिर्फ अगर हम संविधान शब्द की बात करें तो ये वो संविधान है जिसमें हम सभी संशोधनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जो मूल संविधान हमारा बना था कब?
जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें हमारे कितने आर्टिकल थे? आर्टिकल थे टोटल 395। ओके, और भाग थे कितने? 22। कितने भाग थे? 22। इनको हम पार्ट भी कहते हैं। और अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी हैं? 8। तो याद रहे, ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और प्रेजेंट टाइम की अनुसूचियों में कितनी अनुसूचियां हैं, क्योंकि प्रेजेंट में 4 बढ़ गई हैं। कोई हमें बताएगा कि प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? तो प्रेजेंट में आपके 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि आर्टिकल कितने हैं? 395 हैं। किसमें? मूल संविधान में। तो आर्टिकल हैं आपके 395, भाग हैं आपके 22 और अनुसूचियां हैं 8। याद रखिएगा, वर्तमान की अगर अनुसूचियां पूछेगा तो आपको 12 बताना है। ठीक है, अगर मूल संविधान की पूछे तो मूल संविधान में आपके कितने अनुसूचियां हैं? 8 हैं सिर्फ। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और भाग जो है 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग जो हैं, जिसमें से वर्तमान समय में भी 22 भाग है, लेकिन जो 7वां भाग है, कौन सा? भाग 7, यानी कि आपका कौन सा? पार्ट, एक सेकंड में लिख लूं जरा, पार्ट आपका कौन सा? 7। पार्ट 7 आपके इस संविधान से हटा दिया गया। कब हटाया गया है? 7वें संविधान संशोधन 1956 से इसे हटा दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर उसमें है 238। कौन सा आर्टिकल हटा है? याद रखिएगा, 238। ये 238 ये आर्टिकल हटा दिया गया था। ओके, तो हमारे मूल संविधान में कितने हैं आर्टिकल? 395 हैं। भाग कितने हैं? 22 हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? 8 हैं। बस आपका संविधान बनकर तैयार हो गया। और ये क्लास यहीं पर आपकी खत्म होती है। अब मिलते हैं हम अगले सेशन में। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार।